हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद आप किसी पुराने कबाड़ को भी फेंकने से पहले 10 बार सोचोगे, क्योंकि कभी कभी खजाना तिजोरी में नहीं, किस्मत में छिपा होता है। मेरे दादाजी मरते वक्त बस एक बात बोलकर गए थे, घर में 100 अरब रुपए छिपे हैं, और फिर हमेशा के लिए आंखें बंद कर ली। लेकिन वो ये बताना भूल गए कि पैसा रखा कहां है। मैंने पूरा घर छान मारा, दीवारें तोड़ी, फर्श उखाड़ दिया, यहां तक कि छत तक खोल डाली, लेकिन मिला क्या? सिर्फ एक पुराना घिसा हुआ पीतल का तसला। मैंने गुस्से में कहा, वाह दादाजी, मरते मरते भी मेरा पोपट बना गए। मेरे हाथ में 5 खाली प्लास्टिक की बोतलें थी। मैंने चिढ़कर वो तसले में फेंक दी, लेकिन अगले ही पल जो हुआ उसे देखकर मेरी सांसें रुक गई। वो 5 बोतलें 10 बन चुकी थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने आंखें मली। मुझे लगा शायद दिमाग घूम गया है। मैंने फिर से एक बोतल उठाई और तसले में डाल दी। 5 सेकंड, 10 सेकंड, और 1 की 2 हो गई। मैं पीछे हट गया। ओ भाई, ये कोई मामूली तसला नहीं है, ये तो चलता फिरता कुबेर का खजाना है। अब मेरे दिमाग में लालच दौड़ने लगा। मैं पागलों की तरह बोतलें अंदर डालता गया। 1 डालो, 2 निकले, 10 डालो, 20 निकले। पूरा कमरा बोतलों से भर गया। 1 घंटे बाद मैं अपनी पुरानी 3 पहिए वाली साइकिल पर बोरी भरकर कबाड़ी वाले के पास पहुंचा। कबाड़ी वाला मुझे देखकर हंसने लगा। ओहो, आज तो पूरा शहर साफ करके लाया है। मैंने कहा, चाचा, आज मजाक नहीं, सीधे तौलो। पूरा हिसाब लगाने के बाद उसने मेरी तरफ देखा और बोला, पूरे 5,000। मेरी आंखें चमक उठी। लेकिन असली खेल अभी शुरू होना बाकी था। मैं खुशी से पागल हो गया था। पैसे जेब में डालकर मैं सीधा घर की तरफ भागा। घर पहुंचकर मैं बार बार उन 5,000 रुपए को गिन रहा था। तभी अचानक मेरे दिमाग में बिजली कौंधी। मैंने खुद को जोर से थप्पड़ मारा और बोला, अबे ओ ढोचू, जब ये तसला सब कुछ डबल कर देता है तो बोतलें क्यों घुमा रहा है? सीधे पैसे डालना। मेरे हाथ कांप रहे थे। मैंने धीरे से वो 5,000 रुपए तसले में डाल दिए। 5 सेकंड, 10 सेकंड, और फिर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। 5,000 रुपए के 10,000 रुपए हो चुके थे। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने फिर 10,000 रुपए डाले और 20,000 रुपए बन गए। 20 के 40, 40 के 80, 80 के 1 लाख, और देखते ही देखते मेरे सामने नोटों का पहाड़ खड़ा हो गया। मैं जोर जोर से हंसने लगा। अबे, अब तो अंबानी भी लाइन लगाएगा। अपुन अब बड़ा आदमी बन चुका है। मैं टशन में सोफे पर बैठा ही था कि तभी मेरी नजर एक नोट पर गई और मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। हर नोट का सीरियल नंबर सेम था। मैंने दूसरा नोट उठाया, उसका भी वही नंबर। तीसरा, चौथा, पांचवा, सब एक जैसे। मेरे माथे पर पसीना आ गया। हे भगवान, ये पैसे नकली हैं। अगर मैं इन्हें मार्केट में चलाऊंगा तो सीधा अंदर हो जाऊंगा। तभी अचानक धड़ाअल, दरवाजे पर इतनी जोर से लात पड़ी कि पूरा कमरा हिल गया। अबे ओ ल्यू, दरवाजा खोल। मेरी हवा टाइट हो गई। यह आवाज ब्लैक टाइगर की थी, इलाके का सबसे खतरनाक गुंडा। 1 साल पहले अपनी क्रश को आईफोन दिलाने के चक्कर में मैंने उसी से उधार लिया था। मैं अभी सोच ही रहा था
कि दरवाजा खोलूं या नहीं। तभी धड़ाम, उसने दरवाजा तोड़ दिया। 4 गुंडों के साथ अंदर घुसते ही वो गुर्राया, देख भाई, हिसाब साफ है, आज ब्याज समेत पूरे 60 लाख चाहिए, वरना तू जिंदा बाहर नहीं जाएगा। मैं डरते हुए बोला, टाइगर भाई, मैंने तो सिर्फ 16,000 लिए थे। वो हंसने लगा, 16,000 पुराने हो गए, और आज हम 4 लोग यहां तक आए हैं तो किराया भी लगेगा ना। मैं हाथ जोड़ने ही वाला था कि तभी धा, उसने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर दे मारा। मैं दर्द से नीचे गिर पड़ा। वो अपने गुंडों से बोला, मारो साले को। लेकिन तभी उसकी नजर सोफे पर रखे नोटों के ढेर पर गई। उसकी आंखें चमक उठी। अबे, तू तो कह रहा था पैसे नहीं हैं, ये क्या है? मेरा दिमाग तेजी से दौड़ा। मैं तुरंत बोला, अरे टाइगर भाई, मैं तो मजाक कर रहा था। पापा ने पुश्तैनी जमीन बेची है, ये उसी के पैसे हैं। टाइगर के चेहरे पर लालच उतर आया। वो धीरे धीरे नोटों के पास गया और बोला, पैसे तो बहुत हैं, लेकिन तू लेट हो गया, अब मुझे 5 लाख एक्स्ट्रा चाहिए। मैंने एक्टिंग करते हुए कहा, अरे टाइगर भाई, आप ही तो मेरे सबसे बड़े दोस्त हो, मुसीबत में आपने ही साथ दिया था, ये सारे पैसे आप रख लो, हमारा हिसाब बराबर। टाइगर जोर जोर से हंसने लगा। आज तूने दिल खुश कर दिया। उसने वही मेरे सामने लोन के कागज फाड़ दिए और सारे पैसे उठाकर चलता बना। मैं दरवाजे पर खड़ा उसे जाते हुए देखता रहा और फिर धीरे से मुस्कुराया, ले जा बेटा, जब पुलिस तुझे पकड़ेगी ना, तब असली मजा आएगा। टाइगर के जाते ही मैं सीधे शहर की एक छोटी सी सोने की दुकान पर पहुंचा। लेकिन मुझे नहीं पता था कि वहां मेरी जिंदगी का अगला तूफान इंतजार कर रहा था। दुकान में घुसते ही काउंटर पर खड़ी लड़की ने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा और उसका मुंह बन गया। वो कोई और नहीं, मेरी पुरानी क्लासमेट जोया थी। वो हंसते हुए बोली, तू यहां क्या कर रहा है? ये तेरे जैसे गरीबों की जगह नहीं है, चल भाग यहां से, अभी बड़े कस्टमर आने वाले हैं। मैंने उसकी बातों को इग्नोर किया और काउंटर पर रखे सोने के बिस्किट की तरफ इशारा किया, मुझे ये खरीदना है। जोया जोर से हंस पड़ी, अबे इसकी कीमत पता है तुझे? तेरी पूरी जिंदगी की कमाई भी कम पड़ जाएगी। मैंने बिना कुछ बोले जेब से नोट निकाले और काउंटर पर फेंक दिए। जोया की हंसी उसी पल गायब हो गई। उसे समझ नहीं आया कि कबाड़ उठाने वाले के पास इतने पैसे आए कहां से। तभी दुकान का मालिक मिस्टर यांग वहां आया। जोया तुरंत बोली, सर, ये मेरा पुराना क्लासमेट है, बहुत बड़ा झूठा आदमी, आईफोन के लिए कर्जा लिया था, अब कबाड़ उठाता फिरता है, पक्का कुछ चोरी करने आया होगा। मिस्टर यांग ने मेरी तरफ देखा और शांत आवाज में पूछा, बेटा क्या खरीदना चाहते हो? मैंने सोने के बिस्किट की तरफ इशारा किया, ये वाला। मालिक बोला, 10 ग्राम है, करीब 1.5 लाख का पड़ेगा। मैं मुस्कुराया, मिस्टर यांग, क्या आप पुराना सोना भी खरीदते हैं? वो बोला, हां, मार्केट रेट से थोड़ा कम। क्यों, बेचोगे क्या? मैं उसकी आंखों में देखते हुए बोला, छोटा मोटा नहीं, मेरे पास करीब 30 किलो शुद्ध सोना है। पूरा शोरूम शांत हो गया। जोया चीख पड़ी, अबे पागल हो गया है क्या? तुझे पता भी है 30 किलो सोने की कीमत कितनी होती है? लेकिन इस बार मिस्टर यांग ने उसे डांट दिया, चुप रहो जोया, ग्राहक से ऐसे बात नहीं करते। और उसी पल मुझे समझ आ गया, अब खेल सिर्फ शुरू हुआ है। जोया की हालत देखने लायक थी। कल तक जो मुझे भिखारी बोल रही थी, अब वही चुपचाप खड़ी थी,
मिस्टर यांग ने उसे घूरते हुए कहा, ट्रेनिंग में ही सिखाया था। ग्राहक की औकात कपड़ों से पहचानती हो। तेरी 2 महीने की सैलरी इनके एक सोने के बिस्किट के बराबर भी नहीं है। जोया फिर भी अकड़ में बोली, सर आप इसकी बातों में मत आइए, ये बहुत बड़ा फेंकू है। अगर इसके पास इतना सोना होता तो आईफोन के लिए उधार क्यों मांगता। मिस्टर यांग का गुस्सा फट पड़ा। बस, अगर दोबारा बदतमीजी की तो कल से दुकान पर मत आना, अभी के अभी माफी मांगो। जोया के चेहरे का रंग उड़ गया। उसने दबी आवाज में कहा, सॉरी। मैं हल्का सा मुस्कुराया, कोई बात नहीं, मैं छोटे लोगों की बातों का बुरा नहीं मानता। जोया ने गुस्से में दांत पीस लिए। मिस्टर यांग मुझे अंदर अपने ऑफिस में ले गए। उन्होंने चाय सामने रखते हुए पूछा, सच सच बताओ बेटा, इतना सोना कहां से आया। मैं हंस पड़ा। मिस्टर यांग, कुछ राज राज ही अच्छे लगते हैं। वो भी मुस्कुरा दिए। ठीक है, तो सीधे काम की बात करते हैं। मैं 14,000 रुपए प्रति ग्राम दूंगा। मैंने तुरंत मना कर दिया। कम है। उन्होंने कहा, 14,500। मैंने सिर हिलाया और आखिरकार 14,600 रुपये प्रति ग्राम पर डील फाइनल हुई। मिस्टर यांग ने हाथ आगे बढ़ाया। डील पक्की। मैंने उनका हाथ मिलाया। बाहर निकलते वक्त मिस्टर यांग ने जोया से कहा, इनका डायमंड मेंबरशिप कार्ड बनाओ। जोया चौंक गई। सर, यह कार्ड तो करोड़ों की खरीदारी पर मिलता है। मिस्टर यांग मुस्कुराए। कल हमारी बहुत बड़ी डील होने वाली है। यह कार्ड मेरी तरफ से गिफ्ट है। फिर उन्होंने मेरी तरफ देखकर कहा, इस कार्ड से तुम शहर के बड़े बड़े ज्वेलरी क्लब्स और मीटिंग्स में जा सकते हो। जोया अब भी बड़बड़ा रही थी। सर, यह आपको बेवकूफ बना रहा है। इसके पास कुछ नहीं है। मैं उसकी तरफ मुड़ा और मुस्कुराते हुए बोला, तुझे इतना यकीन है ना? तो चल एक शर्त लगाते हैं। पूरा शोरूम हमारी तरफ देखने लगा। मैंने कहा, अगर कल मैं असली सोना लेकर आ गया तो तू सबके सामने घुटनों पर बैठकर मुझे ये डायमंड कार्ड देगी और अपनी कार भी। पूरा माहौल शांत हो गया। जोया गुस्से में बोली, और अगर नहीं लाया? मैं हंस पड़ा। तो मैं जिंदगी भर तेरे सामने सिर झुकाकर चलूंगा। मिस्टर यांग बोले, ठीक है, मैं गवाह हूं। जोया ने भी गुस्से में हामी भर दी, लेकिन उसे नहीं पता था कि रात होते ही मैं उस जादुई तसले से सोना डबल करने वाला था। घर पहुंचते ही मैंने वो छोटा सा सोने का बिस्किट धीरे से तसले में डाला। कुछ सेकंड तक कुछ नहीं हुआ। फिर टन। एक बिस्किट के 2 हो गए। मेरी सांसें तेज हो गई। मैंने दोनों फिर अंदर डाल दिए। 2 के 4, 4 के 8, 8 के 16 और देखते ही देखते पूरा कमरा सोने से चमकने लगा। मैं पागलों की तरह हंसने लगा। अबे, अब तो पूरी दुनिया खरीद लूंगा। उधर जोया पूरी रात सो नहीं पाई। उसने कॉलेज के व्हाट्सएप ग्रुप में मेरी बुराई शुरू कर दी। कल देखना, ये भिखारी पूरे शहर के सामने बेइज्जत होगा। अगली सुबह जब मैं दुकान पहुंचा तो वहां पहले से मेरे पुराने क्लासमेट खड़े थे। सब मेरा मजाक उड़ाने आए थे। अरे देखो, 25 किलो सोने वाला नवाब आ गया। भाई, आईफोन की ईएमआई भर दी क्या? पूरा शोरूम हंस रहा था, लेकिन मैं सिर्फ मुस्कुरा रहा था, क्योंकि असली खेल अब शुरू होने वाला था। जोया जो जोर से सबको भड़का रही थी। देख लेना, आज इसका झूठ सबके सामने फूट जाएगा। तभी शोरूम का दरवाजा खुला। मिस्टर यांग अंदर आए और उनके साथ
शहर के सबसे बड़े ज्वेलर मिस्टर होंग भी थे। पूरा स्टाफ सीधा खड़ा हो गया। मिस्टर होंग की नजर मुझ पर पड़ी। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ पूछा, तो बेटा सोना लाए हो? मैंने बिना कुछ बोले अपना काला सूटकेस काउंटर पर रख दिया। जोया और उसके दोस्त हंसने लगे। तभी मैंने माथे पर हाथ मारा। अरे यार, मैं तो पासवर्ड ही भूल गया। पूरा शोरूम ठहाकों से गूंज उठा। जोया हंसते हंसते बोली, देखा, मैंने पहले ही कहा था, ये फ्रॉड है। मिस्टर यांग भी थोड़ा नाराज दिखने लगे। बेटा मजाक मत करो, हमारा टाइम बहुत कीमती है। मैंने अचानक उंगली उठाई। ओह, याद आ गया। मैंने धीरे धीरे पासवर्ड डाला। बीप, सूटकेस खुला और अगले ही पल पूरा शोरूम सोने की चमक से भर गया। अंदर सिर्फ और सिर्फ सोना था, खालिस 24 कैरेट गोल्ड। सबकी आंखें फटी रह गई। जोया के हाथ से मोबाइल गिर गया। मिस्टर होंग तुरंत आगे बढ़े। उन्होंने एक बिस्किट उठाया, मशीन पर टेस्ट किया। कुछ सेकंड बाद वो चौंक कर बोले, मिस्टर यांग, ये सोना बिल्कुल असली है, 24 कैरेट प्योर गोल्ड। पूरा माहौल शांत हो गया। अब कोई हंस नहीं रहा था। जोया के चेहरे से रंग गायब हो चुका था। मिस्टर यांग मेरी तरफ मुड़े। कितना वजन है? मैं मुस्कुराया। करीब 25 किलो। पूरा स्टाफ दंग रह गया। जब हिसाब लगाया गया तो रकम निकली 1 करोड़ रुपए, 10 लाख। मिस्टर यांग ने तुरंत हाथ बढ़ाया। डील फाइनल। मेरे फोन पर मैसेज आया, अकाउंट क्रेडिटेड 1 करोड़ 10 लाख रुपए। पूरा शोरूम मुझे ऐसे देख रहा था जैसे मैं इंसान नहीं, कोई राजा हूं। मैं धीरे से जोया की तरफ मुड़ा। कुछ याद आया? उसकी सांसें तेज हो गई। मैं मुस्कुराया। शर्त। पूरा शोरूम अब जोया को देखने लगा। मिस्टर यांग की आवाज गूंजी, जोया, जो जुबान दी थी उसे पूरा करो। जोया हकलाने लगी। सर, मैं। मिस्टर यांग गरजे। अभी। धीरे धीरे कांपते हुए जोया घुटनों पर बैठ गई। पूरा शोरूम सन्न था। उसने दोनों हाथों से डायमंड कार्ड उठाया और मेरी तरफ बढ़ा दिया। उसकी आंखों में गुस्सा, शर्म और जलन तीनों थे। मैंने कार्ड लिया और उसके कान के पास झुककर धीरे से कहा, याद रखना, गरीब आदमी की बेइज्जती करने से पहले उसकी किस्मत जरूर देख लेना। पूरा शोरूम तालियों से गूंज उठा। जोया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मेरे चेहरे पर सिर्फ मुस्कान थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अमीर नहीं था, मैं इस शहर का नया खिलाड़ी बन चुका था। शोरूम से बाहर निकलते वक्त मेरे हाथ में डायमंड कार्ड था और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जो सालों बाद आई थी। लेकिन असली मजा अभी बाकी था। घर पहुंचते ही मैंने सबसे पहले मम्मी पापा के अकाउंट में 20 रुपीस 20 लाख ट्रांसफर कर दिए। बस 5 मिनट बाद ही फोन बज उठा। पापा चीखते हुए बोले, अबे ओए, ये 20 लाख रुपए कहां से आए? फिर से किसी से उधार लिया क्या? मम्मी पीछे से बोली, अजी पहले बच्चे की बात तो सुन लो। मैंने तुरंत झूठ बोल दिया, अरे पापा, वो ब्लैक टाइगर पकड़ा गया ना, कोर्ट ने उसके कब्जे से बरामद पैसे लोगों में बांटे हैं। मुझे भी 50 लाख रुपए मिले, उसमें से 10 लाख रुपए बिजनेस के लिए रखे। पापा कुछ सेकंड चुप रहे, फिर बोले, ज्यादा हवा में मत उड़, पैसे संभाल कर रख और कल से मेरे साथ फैक्ट्री में गार्ड की नौकरी पर चल। मैं फोन पर हाँ पापा बोल रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर हंस रहा था। पापा, अब आपका बेटा फैक्ट्री में नौकरी नहीं, पूरी फैक्ट्री खरीद सकता है। अगले दिन
मैं अपनी पुरानी जंग लगी साइकिल लेकर सीधे शहर के सबसे बड़े कार शोरूम पहुंच गया। जैसे ही अंदर गया, एक सेल्समैन जिसका नाम पिंटू था मुझे देखकर हंस पड़ा। ओ भाई, साइकिल बाहर खड़ी कर, ये करोड़ों की गाड़ियां हैं, तेरे बस की नहीं। तभी एक मोटा सा आदमी अंदर आया। नाम था डेनी। पिंटू तुरंत उसके पीछे ऐसे भागा जैसे मालिक आ गया हो। आइए डेनी साहब, आपकी एसयूवी तैयार है। पूरे 30 लाख रुपए की गाड़ी है, आप जैसे लोग ही खरीद सकते हैं। मैंने कहा, भाई मैं पहले आया था। पिंटू ने घूरकर कहा, अबे चुप, डेनी साहब वीआईपी है, और तू तो पैदल चलने लायक भी नहीं लगता। डेनी भी हंसने लगा। बेटा, जेब में पैसे हो तब शोरूम आया कर। तभी एक नई सेल्स गर्ल मेरे पास आई। उसका नाम सपना था। वो मुस्कुराकर बोली, सर मैं आपकी मदद कर सकती हूं। पिंटू हंस पड़ा। सपना, टाइम मत खराब कर, ये कुछ नहीं खरीदेगा। लेकिन सपना ने मेरी तरफ देखकर कहा, सर आप बताइए आपको कौन सी कार देखनी है। मैंने धीरे से कहा, इस शोरूम की सबसे महंगी स्पोर्ट्स कार। पूरा शोरूम मेरी तरफ देखने लगा। पिंटू पेट पकड़कर हंसने लगा। अबे, उस गाड़ी का पेंट तेरे पूरे खानदान से महंगा है। मैंने सपना की तरफ देखकर कहा, अगर मैंने वो कार खरीद ली तो क्या मैं इस पिंटू के साथ कुछ भी कर सकता हूं? सपना हल्का मुस्कुराई। सर, यहां हर जगह सीसीटीवी और ऑडियो रिकॉर्डिंग है, जो कहेंगे वही होगा। मैंने कहा, ठीक है। वो मुझे वीआईपी सेक्शन में ले गई। वहां लाल रंग की चमचमाती स्पोर्ट्स कार खड़ी थी, इतनी खूबसूरत कि उसे देखकर मेरी सांस रुक गई। मैंने सिर्फ एक लाइन बोली, पैक कर दो। पूरा शोरूम हंस पड़ा। पिंटू बोला, भाई पहले कीमत सुन ले। 1 करोड़ रुपए 55 लाख। मैंने फोन निकाला और कहा, पेमेंट कर दो। सबको लगा मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन अगले ही पल शोरूम में आवाज गूंजी, पेमेंट सक्सेसफुल। 1 करोड़ 55 लाख रुपए रिसीव्ड। पूरा शोरूम जम गया। पिंटू का मुंह खुला का खुला रह गया। डेनी चुपचाप पीछे हट गया। सपना खुद हैरान थी और मैं बस मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब शहर को समझ आने लगा था कि मैं कोई मामूली आदमी नहीं हूं। पेमेंट सक्सेसफुल की आवाज सुनते ही पूरा शोरूम पत्थर बन गया। पिंटू का चेहरा ऐसा हो गया था जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। डेनी धीरे धीरे पीछे हटने लगा। उसे समझ आ गया था, जिसे वो भिखारी समझ रहा था, वो उससे 100 गुना ज्यादा अमीर है। पिंटू तुरंत रंग बदलते हुए मेरे पास आया। सर, मुझसे गलती हो गई। असल में मैं तो बस मजाक कर रहा था। मैंने उसकी तरफ देखा भी नहीं। मैं सपना से बोला, कार की चाबी। सपना कांपते हाथों से चाबी लेकर आई। उसकी आंखों में खुशी साफ दिख रही थी। उधर पिंटू अभी भी गिड़गिड़ा रहा था। सर प्लीज, ये डील मेरे नाम करवा दीजिए, मेरा टारगेट पूरा हो जाएगा। मैं धीरे से उसकी तरफ मुड़ा। जब मैं अंदर आया था तब तूने मुझे इंसान भी नहीं समझा। अब करोड़ों देखकर इज्जत याद आ रही है। पिंटू चुप हो गया। तभी शोरूम का मैनेजर भागता हुआ आया। सर स्वागत है, हमारे शोरूम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, इस आदमी को अभी के अभी नौकरी से निकालो। पूरा शोरूम शांत हो गया। मैनेजर हिचकिचाया, सर पिंटू हमारा बेस्ट सेल्समैन है। मैंने उसकी बात काट दी। या तो इसे निकालो या फिर कल मैं ये पूरा शोरूम खरीदकर तुम दोनों को
बाहर फेंक दूंगा। मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया, क्योंकि उसने मेरे अकाउंट का बैलेंस देख लिया था। अब भी 100 करोड़ रुपए से ज्यादा पड़े थे। अगले ही पल उसने सिक्योरिटी बुला ली। पिंटू, आज से तुम यहां काम नहीं करोगे। पिंटू घुटनों पर बैठ गया। सर प्लीज, मेरी नौकरी मत छीनिए। लेकिन इस बार किसी को उस पर दया नहीं आई। जिस तरह उसने गरीबों की बेइज्जती की थी, आज वही उसके साथ हो रहा था। उसे सिक्योरिटी बाहर घसीट कर ले गई। पूरा स्टाफ चुपचाप मुझे देख रहा था। मैंने सपना की तरफ देखा। आज से तुम सिर्फ सेल्स गर्ल नहीं, इस शोरूम की स्टार हो। सपना की आंखें चमक उठी। मैनेजर तुरंत बोला, सर, हम सपना को सीनियर सेल्स कंसल्टेंट प्रमोट करते हैं। मैं हंस पड़ा। अच्छा फैसला। कुछ देर बाद मैं अपनी नई चमचमाती स्पोर्ट्स कार में बैठा। इंजन स्टार्ट किया और भाई साहब, उसकी आवाज सुनकर ऐसा लगा जैसे कोई शेर दहाड़ रहा हो। पूरा शोरूम बाहर खड़ा मुझे देख रहा था। मैं अपनी नई करोड़ों वाली स्पोर्ट्स कार लेकर सीधे शहर के सबसे महंगे 7 स्टार होटल पहुंच गया। रिसेप्शन पर खड़ी लड़की, जिसका नाम पिंकी था, मुझे ऊपर से नीचे तक देखकर हंस पड़ी। सुनो भाई, डिलीवरी वाला गेट पीछे है। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मुझे प्रेसिडेंशियल स्वीट चाहिए, पूरे 1 साल के लिए। वो जोर से हंसने लगी। तुम 1 साल? भाई, यहां एक रात का किराया तुम्हारी औकात से बाहर है। मैंने टेबल पर अपनी कार की चाबी पटकी। किराया बता। इतने में होटल मैनेजर बाहर आया। पिंकी तुरंत बोली, सर, ये आदमी टाइम पास कर रहा है। मैनेजर ने मुझे देखा, फिर बोला, सर, 1 साल का पैकेज लगभग 61 लाख पड़ेगा। मैंने बिना पलक झपकाए फोन निकाला। क्यूआर दिखाओ। बीप। पेमेंट सक्सेसफुल। पूरा रिसेप्शन हॉल शांत हो गया। पिंकी का चेहरा ऐसे उतर गया जैसे किसी ने उसकी आत्मा निकाल ली हो। मैनेजर तुरंत झुक गया। वेलकम सर, आज से ये होटल आपका घर है। उसने तुरंत मुझे ब्लैक डायमंड मेंबरशिप कार्ड पकड़ा दिया। मैंने पिंकी की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए कहा, देखा, इस दुनिया में इज्जत इंसान की नहीं, पैसे की होती है। तभी होटल का माहौल अचानक बदल गया। दरवाजे से 2 लोग अंदर आए। पहला विक्की, दूसरी नेहा। वही नेहा जिसके लिए मैंने कभी कर्जा लिया था, जिसके लिए मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। विक्की मुझे देखकर हंस पड़ा। ओह, तो तू यहां छिपा बैठा है, नेहा ने घूरते हुए कहा। 2 पैसे क्या आ गए, खुद को अंबानी समझने लगा। मैं मुस्कुराया। कम से कम किसी और के बाप के पैसे पर तो नहीं जी रहा। विक्की का चेहरा लाल हो गया। जुबान संभाल, मैं इस होटल का सिल्वर मेंबर हूं। मैनेजर, इस आदमी को बाहर फेंको। मैनेजर तुरंत बोला, सॉरी सर, लेकिन ये हमारे ब्लैक डायमंड मेंबर है, इनका लेवल आपसे ऊपर है। विक्की की सिटी पिट्टी गुम हो गई। नेहा पहली बार मुझे डरकर देखने लगी। मैं धीरे धीरे उनके पास गया और विक्की के कान में बोला, बाप के पैसों पर अकड़ना आसान होता है, असली मजा तब है जब पूरा शहर तेरे पैसों पर चले। विक्की गुस्से में कांपने लगा, लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले मैंने मैनेजर से कहा, इस आदमी ने मेरे साथ बदतमीजी की है, होटल के नियम क्या कहते हैं? मैनेजर बोला, सर, सिक्योरिटी इन्हें बाहर छोड़ देगी। अगले ही पल 2 बाउंसर आए और विक्की को धक्के मारते हुए बाहर ले गए। नेहा जाते जाते मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में पहली बार प्यार नहीं, डर था। मैं प्रेसिडेंशियल स्वीट की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया।
नीचे पूरा शहर चमक रहा था और मेरे हाथ में था वो जादुई तसला, जिसकी वजह से अब मैं सिर्फ अमीर नहीं, खतरनाक बन चुका था। रात के करीब 2 बजे थे। पूरा शहर सो रहा था, लेकिन मेरी आंखों में नींद नहीं थी। मैं अपने प्रेसिडेंशियल स्वीट में बैठा, टेबल पर रखे उस जादुई तसले को घूर रहा था। अब तक इसने मुझे पैसा दिया, सोना दिया, रुतबा दिया, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक और सवाल घूम रहा था। क्या यह तसला इंसानों की किस्मत भी डबल कर सकता है? तभी ट्रिंग ट्रिंग मेरे फोन की घंटी बज उठी। स्क्रीन पर नाम देखकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। जोया। मैंने कॉल उठाई। उधर से गुस्से भरी आवाज आई, सुन भिखारी, तूने टाइगर भाई को फंसाया है ना? तुझे लगता है तू बच जाएगा? मैं हंस पड़ा। अरे वाह, आज भी मेरी इतनी फिक्र। जोया चीखी, मजाक मत कर। विक्की और उसके बाप के सामने तू कुछ भी नहीं है। वो लोग तुझे सड़क पर ले आएंगे। मैंने आराम से पानी पिया, फिर धीमी आवाज में बोला, जोया, जिन लोगों के पास खुद की औकात नहीं होती, वो हमेशा किसी और के नाम से डराते हैं। और सुन, अब खेल मैं खेलूंगा। मैंने कॉल काट दिया, लेकिन उसी पल मेरे चेहरे की मुस्कान गायब हो गई, क्योंकि मुझे पता था जोया इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं थी। अगले दिन मैं होटल की लॉबी में उतरा ही था कि मुझे एहसास हुआ कोई मेरा पीछा कर रहा है। एक लड़की काले चश्मे और मास्क में कोने में बैठी मैगजीन पढ़ने का नाटक कर रही थी, लेकिन उसकी नजरें हर सेकंड मुझ पर थी। मैं मन ही मन हंस गई। मैं जानबूझकर अपनी कार लेकर पुराने शहर की तरफ निकल पड़ा। पीछे वही टैक्सी और उसमें बैठी जोया। मैं सीधे अपने पुराने टूटे हुए कमरे में पहुंचा। दरवाजा बंद किया, लेकिन खिड़की हल्की खुली छोड़ दी। जोया बाहर अंधेरे में छिपकर सब देख रही थी। मैंने तसला निकाला और उसके सामने एक सोने का बिस्किट डाला। अगले ही पल 1 के 2, 2 के 4, जोया की सांसें रुक गई। उसकी आंखें लालच से चमक उठी। वो बुदबुदाई, ये सच में जादुई है। मैंने जानबूझकर नकली मुस्कान दी और कमरे से बाहर निकल गया। अब मछली कांटे को निगल चुकी थी। उधर जोया सीधे विक्की के पास पहुंची। विक्की पहले तो हंसा, तू पागल हो गई है क्या? कोई तसला सोना डबल करेगा? लेकिन जैसे ही जोया ने सोने वाली बात बताई, विक्की की आंखों में भी लालच उतर आया। उसने धीरे से कहा, अगर यह सच है तो हम रातों रात दुनिया के सबसे अमीर लोग बन सकते हैं। दोनों ने मिलकर प्लान बनाया। आज रात वो मेरा तसला चुराने वाले थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि मैं पहले ही उनका खेल समझ चुका हूं। उसी रात मैंने असली तसला बैंक लॉकर में छिपा दिया और उसकी जगह बिल्कुल वैसा ही दिखने वाला नकली पीतल का तसला रख दिया। रात के करीब 1 बजे मेरे होटल के कमरे का दरवाजा धीरे से खुला। जोया अंदर घुसी, उसके पीछे विक्की। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं। जोया फुसफुसाई, जल्दी उठा, इससे पहले वो वापस आ जाए। विक्की ने लालच भरी नजरों से तसले को उठाया। दोनों चुपचाप वहां से निकल गए और उसी वक्त मैं अपनी बालकनी में खड़ा ऊपर आसमान देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अब शुरू होगा असली खेल। उधर शहर के बाहर एक पुराने गोदाम में विक्की और जोया उस पीतल के तसले को ऐसे घूर रहे थे जैसे उनके सामने पूरी दुनिया का खजाना रखा हो। जोया की आंखों में पागलपन था। विक्की, बस एक बार ये काम कर जाए, फिर हम दोनों दुनिया के सबसे अमीर लोग होंगे। विक्की ने जेब से
अपनी मोटी सोने की चेन निकाली। उसने हंसते हुए कहा, चल देखते हैं ये अलादीन का चिराग सच में काम करता है या नहीं। उसने उतर आए, बस यही साबित करना था। विक्की पागलों की तरह चिल्लाने लगा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं उसके बिल्कुल पास गया और मुस्कुराकर बोला, जेल के अंदर से। अगले ही पल पुलिस उसे घसीटते हुए बाहर ले गई। जोया रो रही थी, लेकिन इस बार मुझे उस पर जरा भी तरस नहीं आया। 3 दिन बाद कोर्ट ने फैसला सुनाया। विक्की चोरी, हमला और अवैध हथियार रखने के जुर्म में 5 साल जेल। जोया टाइगर के पुराने केस और साजिश में शामिल होने की वजह से 12 साल जेल। पूरा शहर ये खबर देखकर हिल गया। जो लोग कल तक मेरा मजाक उड़ाते थे, आज मेरा नाम सुनकर कांपने लगे। मैं अपने होटल की सबसे ऊंची बालकनी पर खड़ा था। नीचे पूरा शहर चमक रहा था। मेरे हाथ में वही असली जादुई तसला था। मैंने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, दादाजी आप सही थे। घर में सच में खजाना छिपा था। हवा तेज चल रही थी और मेरे चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब मैं सिर्फ अमीर नहीं था, मैं इस पूरे शहर का नया किंग बन चुका था। और यहीं खत्म होती है कुबेर के जादुई तसले की कहानी। अगर आपको कहानी पसंद आई हो तो ZXN i3 चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना